कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड के सारे विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। आप लोग का जो वार्षिक का पेपर आने वाला है वो पूरा का पूरा पेपर बच्चों आप लोग का पूरा प्रश्न बैंक से बन करके आएगा, ठीक है। एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के विद्यार्थी जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग की जो वार्षिक परीक्षा होगी 2022 की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2021-2022 कक्षा 9वीं हिंदी विषय आपका जो पूरा का पूरा पेपर आएगा प्रश्न बैंक से निकल करके आएगा। वही वाला प्रश्न बैंक जो कि एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षक मंडल भोपाल ने विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया था। लेकिन अब इस जो ये वाला आपका जो प्रश्न बैंक है जो कि माध्यमिक शिक्षक मंडल भोपाल ने विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया था, अब देख सकते हो यहाँ पर इसकी गाइड भी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो GBI गुप्ता उज्जैन गुप्ता बुक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, ठीक है। इसने क्या करा है, आपका जो मतलब प्रश्न बैंक यहाँ पर अपलोड था, आपका प्रश्न बैंक कहाँ पर अपलोड था, जो कि विमर्श पोर्टल पर अपलोड था, उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया था। तो इसने क्या करा है, क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये इसका पहला वीडियो है, हम यहाँ पर शुरुआत से पढ़ेंगे और मात्र मैं तो आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बच्चों, मात्र कितने पेज का प्रश्न बैंक है आपके यहाँ पर है, कितने पेज का, मात्र देख सकते हो 46 पेज का है। अगर आपने 46 के 46 पेज रट लिए ना, कुछ नहीं पढ़े आपने, सिर्फ अगर ये 46 पेज रट लिए तो आप लोग को टॉपर बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। आप हिंदी विषय में 80 में से 80 नंबर लेकर के आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसका, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम इसकी इकाई 1 पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इकाई 1, ये इसका पहला वीडियो है कक्षा 9वीं हिंदी विषय का प्रश्न बैंक का। आपको इसको याद भी करते चलना है, बिल्कुल अच्छे से आपको इसको समझना है, लिख भी सकते हो आप लोग, लिखिए भी और उसको आप याद भी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल की समय सीमा है। आदिकाल की समय सीमा कहाँ से कब से लेकर कब तक है। तो आदिकाल या जो बीरगाथा काल होता है उसकी समय सीमा 1993 से लेकर के सन 1318 तक है। कब से लेकर कब तक, 1993 से लेकर के सन 1318 तक है आदिकाल या बीरगाथा की समय सीमा। अगला, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि है। तो सूरदास जी जो थे वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। किसके अनन्य भक्त थे सूरदास जी जो थे वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। किसके, सूरदास जी किस भक्ति शाखा कवि है। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। सूरदास जी किस शाखा कवि है। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के क्या है, प्रतिनिधि कवि रह चुके हैं। सूरदास जी किस भक्ति शाखा कवि। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के क्या है, कवि है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के क्या है, कवि है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है। आदिकाल जो था, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव आपके पूरे यही बन करके आएंगे, है ना। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया। तो आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया। क्या नाम दिया, वीरगाथा काल नाम दिया। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है, इसको रट लीजिए। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। अगला, वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। तो वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। तो वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। कौन सा महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है वो वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। वीरगाथा काल या आदिकाल में सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य किसकी रचना की गई है, पृथ्वीराज रासो की रचना हुई है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी जी है। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी है। कौन है, जायसी है। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो आप देख सकते हो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी जी है, मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने प्रेम वाली रचनाएं यहाँ पर लिखी है, ठीक। कौन सी रचनाएं लिखी, प्रेम वाली रचनाएं लिखी है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2022 का आपका जो पेपर उसमें पूरा का पूरा यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। कृष्ण भक्ति शाखा कवि कौन नहीं है। तो देखो, मीराबाई भी कृष्ण जी की भक्त थी। सूरदास जी भी कृष्ण के कौन थे, भक्त थे, ठीक है। रसखान जी भी कौन थे, कृष्ण के कौन क्या थे, भक्त थे, है ना। जो दादू थे, दादू कृष्ण भक्ति की शाखा के कवि नहीं है। तो इसका आंसर आएगा दादू जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा कवि नहीं थे। तो दादू में आप निशान लगा लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, कबीरदास की भाषा कैसी है। कबीरदास की भाषा है, कबीरदास जी की भाषा कैसी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कबीरदास जी की जो भाषा है सदुक्कड़ी है। कबीरदास जी की भाषा कैसी है, कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है। कैसी है, सदुक्कड़ी। कबीरदास जी की भाषा कैसी है। तो कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है। कैसी है, सदुक्कड़ी है। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है। कबीरदास जी की भाषा कैसी है। तो कबीरदास जी की भाषा यहाँ पर आप देख सकते हो सदुक्कड़ी है। कैसी है, सदुक्कड़ी है, ठीक है।
कबीरदास जी की भाषा कैसी है? कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है। कैसी है? सदुक्कड़ी है, सदुक्कड़ी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? जो आपका हिंदी साहित्य है, उस हिंदी साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस घर घर में पढ़ी जाती है। तो रामचरितमानस जो है वो हिंदी साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें भगवान राम के बारे में पूरा, आप लोग को भी पता होगा भगवान रामचरितमानस, अपन सावन के महीने में पढ़ते रामायण, ठीक है, रामचरितमानस। अगला है, मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था? तो मूर्ति पूजा का विरोध कबीर ने किया था। कबीर मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, तो कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अगला, रैदास कवि है। रैदास किसके कवि है? रैदास जो है कवि का नाम है। रैदास किसके कवि है? रैदास कवि है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो रैदास जो है वो संत काव्य के कवि है। रैदास एक संत थे ना, तो रैदास कौन से कवि है? रैदास जो है वो संत काव्य धारा के कवि है। कौन सी काव्य धारा कवि है? संत काव्य धारा के कवि कौन है? रैदास जी है। रैदास कहाँ कवि है? तो रैदास जो है संत काव्य धारा के कवि है। रैदास कहाँ कवि है? रैदास जो है संत काव्य धारा के कवि है। अगला, छायावाद के प्रमुख कवि है। छायावाद के प्रमुख कवि कितने हैं? छायावाद में प्रमुख कितने कवि है ना? आप देख सकते हो छायावाद में प्रमुख कितने कवि है। तो छायावाद में प्रमुख 4 कवि है। छायावाद के प्रमुख कवि कितने हैं? 4 है। छायावाद के प्रमुख कवि कितने हैं? 4 है ना। अगला, प्रगतिवादी कवि है। प्रगतिवादी कवि है। प्रगतिवादी कवि कौन है? प्रगतिवादी कवि कौन है? तो रामधारी सी दिनकर। रामधारी सी दिनकर जी जो है वो प्रगतिवादी कवि है। रामधारी सी दिनकर जी को क्या है? प्रगतिवादी कवि है। प्रगतिवादी कवि कौन है? तो प्रगतिवादी कवि रामधारी सी दिनकर जी है। रामधारी सी दिनकर जी कौन है? प्रगतिवादी कवि है। प्रगतिवादी कवि कौन है? रामधारी सी दिनकर जी है। प्रगतिवादी कवि कौन है? विद्यार्थी और रामधारी दिनकर जी है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, नई विद्या स्थापित की गई। नई विधा कब स्थापित? नई विधा कब स्थापित की गई? तो आप यहाँ पर देख सकते हो सन 1953 में स्थापित की गई। इसको रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए। नई विधा कब स्थापित की गई? तो नई विधा सन 1953 में स्थापित की गई। नई विधा कब स्थापित की गई? 1953 में स्थापित की गई। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, रसखान ने काव्य रचना की है। रसखान ने जो काव्य रचना की है किस भाषा में की है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो रसखान ने काव्य रचना ब्रज भाषा में, कौन सी भाषा में की है? ब्रज भाषा में की है। रसखान ने काव्य रचना किस भाषा में की है? तो रसखान ने काव्य रचना ब्रज भाषा में की है। कौन सी भाषा में की है? ब्रज भाषा में की है। रसखान ने काव्य रचना किस भाषा में की है? रसखान ने काव्य रचना ब्रज भाषा में की है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में की है। रसखान ने काव्य रचना किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में। अगला, कबीरदास ने आयु पाई थी। कबीरदास ने कितने वर्ष की आयु पाई थी? आप देख सकते हो कबीरदास जी की जो उम्र थी 120 साल तक जिए। वो कितने साल तक? 120 साल तक। कबीरदास जी ने आयु कितने साल की पाई थी? 120 साल तक की पाई थी। कबीरदास जी कितने साल तक जीवित रहे? 120 साल तक जीवित रहे। कबीरदास ने आयु पाई थी कितने वर्ष की? 120 वर्ष की पाई थी। अगला, कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही है। कबीर को किसकी वाणी वेदनापूर्ण लग रही है? यहाँ पर आप देख सकते हो कबीर को किसकी वाणी वेदनापूर्ण लग रही है? तो कोयल की वाणी। इसका आंसर आएगा कोयल की वाणी। कबीर को किसकी वाणी वेदनापूर्ण लग रही है? तो कबीर को कोयल की जो वाणी है वो वेदनापूर्ण लग रही है। कबीर को किसकी वाणी वेदनापूर्ण लग रही है? कोयल की वाणी वेदनापूर्ण लग रही है, कोयल की, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, स्वर्ण किरण रचना है। स्वर्ण किरण की रचना किसने किया है? स्वर्ण किरण रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। स्वर्ण किरण रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। स्वर्ण किरण रचना किसकी है? स्वर्ण किरण जो रचना है वो किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? तो स्वर्ण किरण जो रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की क्या है? रचना है। सुमित्रा नंदन पंत जी की क्या है? रचना है। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की क्या है? रचना है। स्वर्ण, है ना, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है। ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से किस पर आश्रित होता है? तो ग्रामीण का जो जीवन होता है, गांव का जो जीवन होता है, ग्रामीण जीवन पूरी तरह से कृषि पर आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? कृषि पर आश्रित होता है। ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से कृषि पर आश्रित होता है। अगला, मेगा आय रचना है। मेगा आय रचना किसकी है? मेगा आय रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है ना। तो मेगा आय रचना किसकी है? मेगा आय रचना है। मेगा आय जो रचना है वो किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। मेगा आय रचना किसकी है? मेगा आय रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। कौन सी है? मेगा आय। मेगा आय रचना किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है ना। मेगा आय रचना किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में इनके शब्दों की प्रधानता होती है। सुमित्रा नंदन
पंत जी के काव्य में किसकी प्रधानता होती है? तो आप देख सकते हो संस्कृत के शब्दों की प्रधानता होती है। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में किन शब्दों की प्रधानता होती है? तो संस्कृत के शब्दों की प्रधानता होती है। किसमें? सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य में संस्कृत के शब्दों की क्या होती है? प्रधानता होती है। ठीक है, इतने आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूरे पूरे याद कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपके रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान भी हम देख लेंगे अभी, है ना। देखिए, इनको याद कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, इसको गाइड खरीद लीजिए, आप जो करना है वो कर लीजिए ना। पूरा पेपर इसी से निकल करके आएगा, पूरी फुल गारंटी मैं लेता हूँ, 100% गारंटी। पूरा प्रश्न बैंक से आपका पूरा पेपर निकल करके आने वाला है। देखिए ना, आपका प्रश्न है, खालिस्तान को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। कौन से काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है, क्योंकि भक्ति काल में ऐसी ऐसी रचनाएं की गई कि अभी तक हम इसको भक्ति काल में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये रचना भी कब हुई? भक्ति काल में, है ना। चंदवरदाई प्रसिद्ध खालिस्तान कवि है। तो चंदवरदाई प्रसिद्ध कौन से कवि है? आप देख सकते हो, चंदवरदाई प्रसिद्ध वीर गाथा कालीन कवि है। चंदवरदाई प्रसिद्ध वीर गाथा कालीन कवि है। चंदवरदाई प्रसिद्ध क्या है? चंदवरदाई प्रसिद्ध वीर गाथा कालीन कवि है। अगला, भक्ति काल का प्रारंभ सन कब से माना गया है? भक्ति काल का प्रारंभ कब से हो? 1318 से हुआ। इसको याद कर लीजिए, भक्ति काल का प्रारंभ कब से माना गया है? सन 1318 से भक्ति काल का प्रारंभ माना गया है। भक्ति काल का प्रारंभ कब से हुआ है? सन 1318 से। सन 1318 से भक्ति काल का प्रारंभ हुआ है। कब से हुआ है? 1318 से भक्ति काल का प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कबीरदास जी जो है वो ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के कवि है। ठीक है। अगला, मलिक मोहम्मद जायसी का खालिस्तान बहुत प्रसिद्ध है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, इसी के ऊपर से पद्मावती मूवी बनी है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत है। कौन सा है? पद्मावत। अगला, खालिस्तान ने बासल का कोना कोना झाँका है। तो सूरदास जी जो है उन्होंने बासल रस कहाँ पर होता है? जहाँ पर किसी बालक की क्रीड़ाओं का वर्णन करते हैं। तो सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की बाल्य अवस्था का वर्णन करे। सूरदास जी ने बात्सल्य का कोना कोना झाँका। किसने? सूरदास जी ने बात्सल्य का कोना कोना झाँका है। खालिस्तान ने बात्सल्य का कोना कोना झाँका है। तो सूरदास जी ने बात्सल्य का क्या झाँका है? कोना कोना झाँका है। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो, मलिक मोहम्मद जायसी खालिस्तान काव्य धारा के प्रमुख कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी काव्य धारा के प्रमुख कवि है? यहाँ पर आप देख सकते हो, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि। अगला, प्रगतिवादी कविता खालिस्तान के समाजवाद से प्रभावित है। तो 8वें आप देख सकते हो, तो प्रगतिवादी कविता जो है वो कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित है। प्रगतिवादी कविता जो है वो कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित है। अगला, छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? छायावादी जो कविता है उस छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? छायावादी जो कविता है उस छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? छायावादी जो कविता है उसमें अलंकारों की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? अलंकारों की प्रधानता होती है। तो छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? कि इसमें अलंकारों की क्या होती है? प्रधानता होती है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? अनुभव प्रधान। नई कविता कैसी? अनुभव प्रधान होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रेमी ढूंढत में फिरो खालिस्तान मिले ना कोई। प्रेमी ढूंढत में फिरो खालिस्तान मिले ना कोई। तो प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी आएगा इसका आंसर। अगला, मानुस हो तो बही रसखानी बसो खालिस्तान गाँव के गवारन। ग्वारन है ना। ठीक है, तो 12वां है ना, 12वां यहाँ पे ब्रज गोकुल आंसर आएगा। मानुस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। ठीक है, ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। अगला, केदी और कोकिला दोनों ही खालिस्तान देश के वासी है। तो केदी और कोकिला दोनों किस देश के वासी है? यहाँ पर आप देख सकते हो, गुलाम देश के वासी है। केदी और कोकिला दोनों ही गुलाम देश के वासी है। अगला, मखमली पेटियों से लटकी छिमिया खालिस्तान बीज लड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हो, खालिस्तान बीज लड़ी।
है ना। तो मखमली पेटिया से लटकी छीमिए खालिस्तान बीज लड़ी, तो इसका आंसर यहाँ पर आपका आएगा छिपाए बीज लड़ी, छिपाए बीज लड़ी। अगला, कवि ने लता का मानवीकरण खालिस्तान के रूप में किया है, तो कवि ने लता का मानवीकरण, लता को उसने नव विवाहिता के रूप में उसने बताया है। तो बच्चों इसका आपके मैंने तक पढ़ा दिया हूँ, पूरा प्रश्न बैंक पूरा रटवा दूंगा, पूरा प्रश्न बैंक याद करवा दूंगा। बस मेरी एक शर्त है कि इस वीडियो पर कम से कम 1000 से ऊपर व्यूज़ आना चाहिए, इसमें 1000 से ऊपर व्यूज़ आ जाएंगे पूरा प्रश्न बैंक। और यहाँ पर कक्षण, ये जो चैनल है कक्षण ओबी क्लास एमपी बोर्ड का स्पेशल चैनल है, प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी आप लोग को, पूरे पूरे प्रश्न बैंक, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक और वार्षिक परीक्षा की तुम्हारी पूरी फुल तैयारी इसी चैनल के माध्यम से मैं करवाऊंगा। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।